नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति कंसारा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स कॉलेज रायपुर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है स्क्यूनेस, विषमता। यह बीए फाइनल ईयर के सिलेबस में पेपर सेकंड में यूनिट थर्ड में है और एमए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर थर्ड में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आता है। विषमता, इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम जिन बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहला है विषमता का अर्थ। दूसरा, आवृत्ति वितरण में विषमता या सामान्य वक्र का क्या महत्व होता है। तीसरा, विषम आवृत्ति वितरण के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। चौथा, विषम आवृत्ति वितरण को ग्राफ के रूप में किस प्रकार से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंत में विषमता गुणांक को मापने की विभिन्न विधियों पर हम प्रकाश डालेंगे। मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस, विषमता का अर्थ। Skewness refers to asymmetry in a normal distribution in its set of data। अर्थात एक आवृत्ति वितरण में सममितता का अभाव ही विषमता कहलाती है। विषमता का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग सममिति के माप के रूप में किया जाता है। किसी समंक श्रेणी में सममिति के अभाव को विषमता अथवा असममिति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी वितरण के सममिति से दूर हटने की प्रवृत्ति विषमता कहलाती है। विषमता की माप से यह ज्ञात होता है कि यदि आवृत्ति बंटन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वक्र बनाया जाए तो वह सममित होगा, सिमेट्रिकल, या असममित होगा, एसिमेट्रिकल, तथा असममिति की दिशा व मात्रा, डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ एसिमेट्री क्या होगी। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के प्रकार। विषमता को जानने के पहले हमें यह समझना होगा कि आवृत्ति वितरण के प्रकार कौन कौन से हैं। सममितता के आधार पर आवृत्ति वितरण मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। पहला सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सममित वितरण, या दूसरा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम विषम या असममित वितरण भी कह सकते हैं। असममित वितरण दो प्रकार के होते हैं। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, धनात्मक विषम वितरण, या निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ऋणात्मक विषम वितरण। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सममित वितरण क्या होता है। सममित बंटन में आवृत्तियों के बढ़ने और घटने का क्रम नियमित होता है। इसमें आवृत्तियां नियमित क्रम से बढ़ती हैं, एक निश्चित बिंदु अर्थात अधिकतम आवृत्ति से उसी नियमित क्रम से घटती हैं। इस प्रकार जो वक्र हमें प्राप्त होता है वह वक्र घंटी के आकार का होता है, बेल शेप्ड कर्व, जिसे प्रसामान्य कर्व या नॉर्मल वक्र भी कहा जाता है। एक सममित बंटन में समांतर माध्य, मध्यिका व बहुलक बराबर होते हैं तथा मध्यिका से दोनों चतुर्थकों के अंतर भी आपस में समान होते हैं। इस बंटन में विषमता का मान 0 होता है। सममित बंटन को हम एक डेटा सेट के उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ए में हम देख रहे हैं x जो वैल्यूज़ हैं वह 10, 15, 20, 25 और 30 इस क्रम में हैं, जिनकी क्रमशः फ्रीक्वेंसियां, आवृत्ति
5, 8, 26, 8 और 5 है। यहाँ हम यह देख रहे हैं कि प्रत्येक पद मूल्य के बाद जो आवृत्तियों का विन्यास है, अरेंजमेंट है, वह क्रमशः एक बिंदु तक बढ़ रहा है, फिर उसी क्रम में, उसी अनुपात में घट रहा है। अर्थात यहाँ आवृत्तियों का बंटन पूर्णतया सममित है और हम बाय ऑब्जर्वेशन, अवलोकन से ही यह बता सकते हैं कि यहाँ मध्यिका का मान x जो है वह 20 होगा, क्योंकि यह मिडल में, मध्य में स्थित है। वैसे ही दूसरे उदाहरण में भी हम देख सकते हैं x जो पद मूल्य है 5 से 9, 9 से 13, इसी प्रकार उनकी जो आवृत्तियां हैं 7, 18, 25, 18 और 7। यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक नियमित क्रम में है। अतः यह भी आवृत्ति बंटन कैसा होगा? सममित बंटन होगा। सममित आवृत्ति बंटन को इस ग्राफ के द्वारा समझा जा सकता है। इस ग्राफ को यदि हम मध्य से एक लंबवत लंब डालें तो यह ग्राफ दो भागों में जो विभक्त हो रहा है, इसके दोनों ओर आवृत्तियां बिल्कुल बराबर हैं। 50% आवृत्ति बाईं ओर है और 50% आवृत्ति वक्र के लंब के दाहिनी ओर है और इस वक्र का शेप भी घंटाकार बेल शेप्ड है, जो कि यह दर्शाता है कि यहाँ आवृत्ति बंटन पूर्णतया सिमेट्रिकल है, अर्थात सममित है। सममित आवृत्ति बंटन में मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही बिंदु पर, नोक पर स्थित होते हैं। प्रस्तुत बार डायग्राम में भी सममित आवृत्ति बंटन को दर्शाया गया है। एक्स एक्सिस में हम यहाँ पर वैल्यूज़ को यदि दर्शाएं और वाई एक्सिस में संबंधित आवृत्तियों को दर्शाएं तो जो बार हमें दिखाई दे रहा है, यह बार पूर्णतः सममित बंटन को दर्शा रहा है और मीन, मीडियन और मोड तीनों का मान यहाँ पर समान है। बार डायग्राम को यदि हम एक वक्र के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो यहाँ जो सममित आवृत्ति बंटन का वक्र हमें प्राप्त हो रहा है वह बेल शेप्ड है, पूर्णतः घंटाकार, जो कि यह दर्शा रहा है कि आवृत्तियों का बंटन शेप के दोनों तरफ बराबर है, अर्थात यह सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रदर्शित करता है। जब आवृत्ति बंटन में सममितता न हो, अर्थात लंब के दोनों ओर आवृत्तियों का योग बराबर न हो, ऐसे वितरण को विषम आवृत्ति बंटन कहा जाता है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इनके दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह आवृत्तियों का बराबर नहीं होगा। विषम आवृत्ति बंटन दो प्रकार का हो सकता है, या तो आवृत्तियों का जमाव दाहिनी ओर हो या आवृत्तियों का जमाव बाईं ओर हो। इस प्रकार विषम आवृत्ति बंटन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन दो होंगे। पहला पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, धनात्मक विषम आवृत्ति बंटन, और दूसरा ऋणात्मक विषम आवृत्ति बंटन। अब इसमें पॉजिटिव स्क्यूड से क्या आशय है, धनात्मक विषमता क्या होती है? जब आवृत्तियों का बंटन प्रारंभिक पद मूल्यों में अधिक हो और जैसे जैसे पद मूल्य बढ़ते जाते हैं, आवृत्तियों का जमाव कम होता जाता है। इस प्रकार यह आवृत्ति बंटन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, धनात्मक विषम बंटन कहलाता है। धनात्मक विषमता को हम प्रस्तुत चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। यदि वक्र दाहिनी ओर अधिक झुका हुआ हो तो विषमता धनात्मक होती है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि वक्र का पीक बाईं ओर है और
वक्र की लॉन्ग टेल जो है वो दाहिनी तरफ है, अर्थात विषमता धनात्मक है। इस धनात्मक विषमता में समांतर माध्य पीक के दाहिनी तरफ होता है और सबसे बड़ा होता है। मध्यिका का मान समांतर माध्य से कम होगा और बहुलक का मान सबसे कम होगा। धनात्मक विषमता प्रस्तुत वक्र में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यहाँ वक्र दाहिनी ओर अधिक झुका हुआ है, अर्थात जब भी वक्र का झुकाव दाहिनी ओर होगा तो वह धनात्मक विषमता होगी। इसमें समांतर माध्य का मान सबसे बड़ा होगा, मध्यिका का मान उससे छोटा तथा बहुलक का मान सबसे कम होगा। विषमता का दूसरा प्रकार है निगेटिव स्क्यूड, ऋणात्मक विषमता। यदि वक्र दाहिनी ओर के बजाय बाईं ओर अधिक झुका हुआ हो तो विषमता ऋणात्मक होती है, नेगेटिव स्क्यूड कहलाएगा। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि वक्र दाहिनी ओर की बजाय बाईं ओर झुका हुआ है, उसकी जो लॉन्ग टेल है वो बाईं ओर है, तो यह ऋणात्मक विषमता को प्रदर्शित करता है। जब कभी भी विषमता ऋणात्मक होती है तब समांतर माध्य बाईं ओर स्थित होगा, सबसे छोटा होगा, समांतर माध्य से बड़ा मध्यिका का मान होगा और सबसे अधिक मान बहुलक का होगा। ऋणात्मक विषमता को हम इस बार डायग्राम की सहायता से भी समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस में यदि हम पद मूल्यों को प्रदर्शित करें और वाई एक्सिस में संबंधित आवृत्तियों को, तब यदि आवृत्तियों का जमाव छोटे पद मूल्य में कम हो और क्रमशः मूल्य बढ़ने के साथ साथ आवृत्तियां बढ़ती चली जाएं, तो यह आवृत्ति बंटन ऋणात्मक विषम आवृत्ति बंटन कहलाएगा। और इस बंटन में हम देख रहे हैं कि मीन छोटा है, मीन का मान मूल्य जो है सबसे छोटा, उससे अधिक मीडियन और मोड का मान जो होगा वो सबसे अधिक होगा। यह रेखा चित्र भी ऋणात्मक विषमता को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें वक्र का बाईं ओर अधिक झुका हुआ होना ऋणात्मक विषमता को दर्शा रहा है। वक्र के पीक पर बहुलक का मान है और उसके क्रमशः बाईं ओर मध्यिका और समांतर माध्य स्थित होंगे। अब हम इस रेखा चित्र के माध्यम से तीनों आवृत्ति बंटन को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। ऋणात्मक आवृत्ति बंटन, सामान्य आवृत्ति बंटन और धनात्मक विषम आवृत्ति बंटन। इसमें मध्य में स्थित सामान्य आवृत्ति बंटन जो कि सममितता को या विषमता की अनुपस्थिति को दर्शा रहा है, जबकि दाईं ओर स्थित पॉजिटिव स्क्यूड धनात्मक विषम बंटन और बाईं ओर स्थित निगेटिव स्क्यूड ऋणात्मक विषम आवृत्ति बंटन, यह दोनों ही सममितता के अभाव को दर्शा रहे हैं, अर्थात विषम आवृत्ति बंटन है। निगेटिवली स्क्यूड आवृत्ति बंटन में मोड सबसे अधिक, उसके बाद मीडियन का मान और सबसे कम मान मीन का है। साथ ही इस आवृत्ति बंटन में झुकाव जो है वह बाईं ओर स्थित होता है। पॉजिटिवली स्क्यूड धनात्मक आवृत्ति बंटन में मोड का मान सबसे कम, उससे अधिक मान मीडियन का और सबसे अधिक मान मीन का है तथा वक्र का झुकाव दाईं ओर अधिक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब वक्र का झुकाव बाईं ओर हो तब ऋणात्मक विषमता होगी और जब वक्र का झुकाव दाहिनी ओर अधिक होता है तो विषमता धनात्मक होगी। एक बात और इसमें स्पष्ट है कि जैसे जैसे विषमता बढ़ती जाती है, मोड बहुलक
साथ ही मीन समांतर माध्य के बीच दूरी भी बढ़ती जाती है और मीडियन मध्यिका का मान प्रायः बहुलक और समांतर माध्य के बीच में होता है। इस रेखा चित्र में भी धनात्मक एवं ऋणात्मक विषमता को प्रदर्शित किया गया है। लेफ्ट स्क्यूड नेगेटिव स्क्यूनेस तथा राइट स्क्यूड पॉजिटिव स्क्यूनेस। जिसमें वक्र बाईं ओर झुका हुआ होगा वह नेगेटिव या ऋणात्मक विषमता कहलाएगी और जिसमें वक्र दाहिनी ओर अधिक झुका हुआ होगा उसमें विषमता धनात्मक कहलाएगी। यदि बंटन में समांतर माध्य, मध्यिका तथा बहुलक के मूल्य बराबर नहीं हैं तो उसमें विषमता होती है। विषम बंटन में माध्य और बहुलक काफ़ी दूरी पर होते हैं और मध्यिका प्रायः उनके बीच में स्थित होती है। इस प्रकार माध्य और बहुलक में जितना अधिक अंतर होगा विषमता की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। अब हम विषमता की माप के विभिन्न प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने विषमता या आवृत्ति बंटन के धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में अध्ययन किया, जो यह नहीं दर्शाते कि विषमता कितनी मात्रा में है या किस सीमा तक है। विषमता की माप हमें यह समझने को मदद करती है कि आवृत्ति बंटन में विषमता किस मात्रा तक है या किस सीमा तक है। विषमता की माप दो प्रकार की होती है। पहला निरपेक्ष माप तथा दूसरा सापेक्ष माप। विषमता की निरपेक्ष माप एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, इसे विषमता की प्रथम माप भी कहा जाता है। निरपेक्ष माप इस मान्यता पर आधारित है कि एक विषम बंटन में समांतर माध्य, मध्यिका तथा बहुलक अर्थात मीन, मोड और मीडियन के मूल्य समान नहीं होते, अतः इनमें से किन्हीं भी दो मूल्यों के बीच का अंतर ही विषमता होगी। जैसे सूत्र के अनुसार मीन माइनस मोड या मीन माइनस मीडियन या मीडियन माइनस मोड। और यदि हम इसे चतुर्थक के आधार पर ज्ञात करना चाहें तो Q3 अर्थात थर्ड क्वार्टाइल प्लस Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस ट्वाइस मीडियन, इस सूत्र की सहायता से भी हम स्क्यूनेस की निरपेक्ष माप को ज्ञात कर सकते हैं। यह निरपेक्ष माप एब्सोल्यूट मेजर जो है वह केवल माध्यों के बीच के अंतर को दर्शाता है। दो श्रेणियों या बंटन की तुलना करने के लिए विषमता की सापेक्ष माप का प्रयोग किया जाता है। इनको विषमता गुणांक भी कहते हैं। सापेक्ष माप रिलेटिव मेजर्स या विषमता गुणांक ज्ञात करने के लिए निरपेक्ष माप को अपकिरण के किसी भी माप से विभाजित कर दिया जाता है और व्यवहार में केवल प्रमाप विचलन का ही प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष विषमता के प्रमुख माप हैं। पहला कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक, दूसरा बाउले का विषमता गुणांक और तीसरा कैली का विषमता गुणांक। कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। पियर्सन की माप समांतर माध्य तथा बहुलक मीन एंड मोड के अंतर पर आधारित है और विभाजक के रूप में प्रमाप विचलन का प्रयोग किया गया है। इनका सूत्र है स्मॉल j इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा। यहाँ स्मॉल j पियर्सन की विषमता गुणांक का साइन है, एक्स बार समांतर माध्य, z बहुलक को दर्शा रहा है और स्मॉल सिग्मा प्रमाप विचलन का साइन है। यदि बहुलक अस्पष्ट व अनिश्चित हो तो ऐसी स्थिति में माध्यों के पारस्परिक संबंध के आधार पर वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है।
J इज इक्वल टू 3x बार माइनस m अपॉन सिग्मा। यहाँ पर समांतर माध्य माइनस मध्यिका को 3 से मल्टीप्लाई करके प्रमाप विचलन से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार पियर्सन के माप की यह विशेषता है कि यदि J का मान 0 है तो विषमता रहित बंटन होगा, अर्थात बंटन सममित होगा। दूसरा, यदि J का मान प्लस में है तो विषमता धनात्मक है, और यदि ऋणात्मक मान है तो विषमता ऋणात्मक होगी। साथ ही सिद्धांत के रूप में इस गुणांक की कोई सीमा नहीं है, परंतु व्यवहार में यह सामान्यतया +1 या -1 के मध्य में ही होता है, जबकि वैकल्पिक सूत्र की स्थिति में विषमता गुणांक की सीमाएं +3 या -3 हो सकती हैं। यह विषमता की एक सरल माप है, परंतु इसके परिणाम हमेशा विश्वसनीय नहीं हो सकते। जैसे कई बार गुणांक का मान 0 होने पर भी बंटन पूर्णतया सममित या सिमेट्रिकल नहीं होता है। इसका कारण यह है कि चतुर्थक श्रेणी के सभी मूल्य पर आधारित नहीं होते। दूसरे शब्दों में, यह माप श्रेणी के केवल 50% भाग की ही विषमता का अध्ययन करता है। बाउले का विषमता गुणांक का सूत्र होगा Q3 + Q1 माइनस ट्वाइस m अपॉन Q3 माइनस Q1। यहाँ पर स्पष्ट है Q3 थर्ड क्वार्टाइल है, Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल और m मीडियन को दर्शा रहा है। बाउले का विषमता गुणांक। प्रोफेसर बाउले का विषमता गुणांक चतुर्थकों और मध्यका क्वार्टाइल्स एंड मीडियन पर आधारित है। इसे विषमता की द्वितीय माप भी कहते हैं, सेकेंड मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। एक सममित बंटन में दोनों चतुर्थक मध्यका से समान दूरी पर होते हैं, अर्थात m-q1 = Q3 - m। यदि यह अंतर समान नहीं है तो बंटन में विषमता निश्चित है। इन अंतरों के आधार पर किया गया माप बाउले का विषमता माप है। चूंकि इस माप का प्रयोग बाउले द्वारा किया गया है, इसलिए इसे बाउलेस मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस कहा जाता है। इनका सूत्र है SK-Q। SK स्क्यूनेस को दर्शा रहा है और Q चूंकि क्वार्टाइल पर आधारित है, इसीलिए SK-Q = Q3 थर्ड क्वार्टाइल माइनस m अर्थात मीडियन माइनस मीडियन माइनस Q1 अर्थात फर्स्ट क्वार्टाइल। इसी सूत्र को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, Q3 + Q1 माइनस ट्वाइस m अर्थात तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के योग में मीडियन के दुगने को घटा दिया जाता है। विषमता गुणांक की अगली माप है कैलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कैली का विषमता गुणांक। यह विषमता गुणांक भी बाउले के विषमता माप पर ही आधारित है। बाउले का विषमता माप क्वार्टाइल्स चतुर्थकों पर आधारित था, जो कि आवृत्ति वितरण के केवल 50% की विषमता की मापन करता है। चूंकि एक अच्छा माप वह है जो कि बंटन के अधिक से अधिक मूल्यों पर आधारित हो, इस दृष्टि को देखते हुए कैली ने क्वार्टाइल के स्थान पर डिसाइल या परसेंटाइल के प्रयोग का किया है।